मित्रों, आज का हमारा विषय जो हमने पूर्व में निर्धारित करके रखा था वो था बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। लेकिन इस विषय पे हम अगले हफ्ते आएंगे। आज का विषय हमने ले लिया है बौद्धों की वर्तमान समस्या। अब ये अचानक से क्यों लिया, तो इसके पीछे भी एक कारण है। फिलहाल वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, हम कुछ समस्या झेल रहे हैं, हम मुश्किल में हैं। पिछले 2 हफ्तों से लगातार हम लोग इस विषय पर अपना विचार रख रहे हैं। ग्रुप में भी अपने विचार शेयर कर रहे हैं और अपने तरह से हमारे कुछ मित्रों ने, खास करके जयदीप ने बड़ी अच्छी भूमिका भी निभाई है। नागपुर दीक्षा भूमि के आंदोलन में खुद शामिल होके, और अन्य मित्रों ने भी अपने अपने तरीके से, और भी मित्र गए थे वहां पे, ये बड़ी अच्छी बात है। अपने अपने तरह से जो हो सकता था कोशिश कर रही हैं और की है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब चूंकि हम खुद ही किसी मुश्किल में हो, तो इस विषय में हम भविष्य की बात करें तो वो लॉजिकली, तार्किक रूप से उतना जमता नहीं और उतना सरल और सहज हमको भी नहीं लगता है। क्योंकि जिस चीज को अभी हम झेल रहे हैं, उसको छोड़ के हम भविष्य की बात करें या भूतकाल की बात करें, बात ठीक नहीं है। चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान हो या भविष्य हो, तीनों कालखंड है, वो समय ही होते हैं। लेकिन जिसका वर्तमान सही नहीं होगा, तो उसका भविष्य का भी सही नहीं हो सकता है। वर्तमान निर्भर करता है भूतकाल पे, और भविष्य निर्भर करता है वर्तमान का। अपने आप जीवन में कुछ भी नहीं होता है, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। कभी कभी कुछ लोग ये शिक्षा देते हैं कि सिर्फ वर्तमान में जियो, बड़ी अच्छी शिक्षा है। वर्तमान में जियो का अर्थ ये है कि भूतकाल में हमारी जो उपलब्धि थी या हमारी जो कमजोरी थी, उपलब्धियों पे खुश होके भी मत बैठ जाइए। अगर सिर्फ खुश होके बैठ गए तो हम नया कुछ नहीं सीख पाएंगे। उसी अतीत के गौरव में लग जाएंगे कि हम ये थे, वो थे, ऐसा था हमारा इतिहास, हमने ये किया, वो किया। जहाँ इतिहास में हम झांक के देखते और हमारे कुछ अपनी कमजोरी नजर आती है कि अरे, हम लोग बड़े कमजोर थे, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा था, हमारे पास ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हम बड़े अवसाद में और दुख में जा सकते हैं। अगर अवसाद और दुख में चले गए तो वर्तमान में जो हमको करना चाहिए वो नहीं करेंगे। अगर हम भविष्य भूतकाल की उपलब्धियों को लेकर घमंड में चढ़ गए, तब भी जो करना है वो वर्तमान में नहीं कर पाएंगे, और नतीजा दोनों स्थितियों में हमारा भविष्य खराब हो जाए। तो भविष्य अच्छा रहे उसके लिए वर्तमान सही होना चाहिए। तो चूंकि अभी वर्तमान में हम लोग समस्या झेल ही रहे हैं, तो इसलिए ये रहा नहीं गया और लगा कि शायद ये विषय हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा कि वर्तमान में बौद्धों की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है, इस विषय को लेना उपयुक्त समझा। तो एक परेशानी तो जो हम निरंतर अभी जो पिछले 3 हफ्तों से झेल रहे हैं, जिसको जूझ रहे हैं, वो दीक्षा भूमि की समस्या है। और उसी के साथ हमारी एक और समस्या जुड़ी हुई है, लेकिन पता नहीं हमारे लोगों ने दोनों समस्याओं को जोड़ा नहीं है, अलग अलग करके देख रहे हैं। वो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि संसद भवन के परिसर से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई। संसद भवन के परिसर के अंदर बाबा साहब की एक फुल साइज आदमकद प्रतिमा लगी हुई थी, मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति की विशेषता ये थी, मूर्तियां तो वहां पे और भी महापुरुषों की थी, जो भी कहना चाहिए विचारकों की थी, महामानवों की थी, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति या बाबा साहब की प्रतिमा इस मामले में सबसे अलग थी, क्योंकि 14 अप्रैल को हर कोई आम इंसान, भारत के किसी भी कोने से चला जाए, दुनिया के किसी से कोने से चला जाए, वो बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के सरलता से, सहजता से संसद परिसर के अंदर जाता था। एक टेम्पररी कार्ड भले बना दिया जाता था, लेकिन उसकी कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस मोबाइल वगैरह जमा करना पड़ता था काउंटर पे, और जाके बाबा साहब को फूल अर्पण करके, पुष्प अर्पण करके आता था। पूरा दिन भर वहां पे मेला लगा रहता। अब ये था, मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि शायद ही अब ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जब बाबा साहब की मूर्ति ही वहां से हटा दी गई है, तो कोई आधार नहीं बचता है कि वहां पे आम जनता जाके बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करेगी। बिल्कुल नहीं, जब मूर्ति ही नहीं तो फिर किसको फूल चढ़ाओगे। तो दिल्ली में एक ऐसा स्थान, राजधानी में, और वो भी संसद भवन में, जिसमें 14 अप्रैल के दिन आम इंसान का प्रवेश बिल्कुल सुलभ था,
दुनिया भर के और भारत भर के तमाम अम्बेडकरवादी वहां आते थे, मिलते थे, किताबें बिकती थी, मिलना जुलना सब कुछ होता था जिस तरह दीक्षा भूमि में होता है। वो सारा रुक जाएगा, संभवतः रुक जाएगा कि बाबा साहब की जब मूर्ति नहीं रहेगी तो किस आधार पर अंदर प्रवेश दिया जाए। एक ये हमारे लिए चुनौती बहुत बड़ी है और बहुत गंभीर विषय है, ये हल्का विषय नहीं है। क्योंकि अगर 14 अप्रैल को हम लोग संसद भवन में नहीं जा सके तो हमारा एक अधिकार छिन गया है, और एक उत्सव भी हमारा छिन गया है, और एक हमारी जो शेयरिंग होती है, आदान प्रदान होता है, उसका मौका भी चला गया। बिल्कुल यही दीक्षा भूमि में भी हुआ है। हमने पिछले दिनों चर्चा की, दीक्षा भूमि में जिस तरह से खुदाई हो रही है 3 मंजिली पार्किंग के नाम पे, तो हमारे मित्र, मुझे तो खुद संजू भाई ने बड़ी अच्छी तरह वो बताया, जैसा देख के, और जयदीप ने भी बड़ी अच्छी तरह बताया कि जिस तरह की खुदाई वहां पर है, 80% भाग खोदा जा चुका है। तो उसके बाद थोड़ी भी उम्मीद नहीं बचती है कि यहाँ पे वहां इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं, अंदर परिसर में आ पाएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी, इतना गहरा खोद चुका है। और जिस तरह से पिलर बन रहे हैं, उसको देख के लगता है कि नीचे ही नहीं ऊपर भी बनेगा। जयदीप भाई ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग दी थी कि अंदर वहां पे कुछ मैप्स भी बने हुए थे कि उसका किस तरह का डिजाइन बनना है, और वो जो मैप था वो बिल्कुल अलग था जो दीक्षा भूमि समिति ने हम लोगों को दिखाया है। तो ये भी बड़ा खतरनाक है, अगर वैसा बन गया तो ना ऊपर जमीन बचेगी ना नीचे बनेगी, और स्तूप तो हमारा वैसे ही धराशायी हो जाएगा। अभी ही उसमें पानी टपकने लगा और रिसने भी लगा है, क्योंकि इतनी ज्यादा खुदाई हो गई है। तो वो स्थान भी हमारे हाथ से जाने वाला है, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। और तीसरी कड़वी सच्चाई जिस पे आम लोगों का ध्यान अभी तक, खास लोगों का भी ध्यान नहीं गया है, वो है महू की जन्मस्थली। 14 अप्रैल को कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, अधिकांश लोग महू बाबा साहब की जन्मस्थली पर आते हैं। आजकल महू का नाम डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। 14 अप्रैल को वहां पे अब एक दिक्कत आने वाली है, हर साल ही आती है ये, क्योंकि वहां के जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे, डिप्टी कलेक्टर थे, वो मेरे बड़े करीबी मित्र हैं उस समय जो थे। एक उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी थी जो जिससे आम जनता वाकिफ नहीं है। वो जानकारी ये है, ये सेना के क्षेत्र में तो सभी जानते हैं, आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर बाबा साहब का मकान था, बाबा साहब के पिताजी का, वहीं पे जन्मस्थली का विहार निर्माण किया गया है। वो चूंकि आर्मी कैंटोनमेंट के क्षेत्र में है, ये बात बाकी लोग नहीं, ये तो सभी जानते हैं कि आर्मी कैंटोनमेंट है, ये नहीं जानते हैं कि हर साल पहले प्रशासन को लिखित रूप में आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई इतने लोग आएंगे, क्या आप हमें आने की आज्ञा देंगे। तो आर्मी निर्देशित करती कि ठीक है भाई, आपको आज्ञा दी जा रही, तभी 14 अप्रैल वहां मनाया जाता है। अब इस समस्या इतनी बड़ी है इसमें कि जिस वक्त आर्मी ने मना कर दिया सुरक्षा कारणों से या किसी अन्य कारण से कि भाई इस साल हम अंदर आने आपको नहीं दे सकते हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लोग वहां नहीं जा पाएंगे। तो तीसरा जो हमारा स्थल है वो भी बहुत ज्यादा खतरे में। कुल मिला के हमारे जितने भी उत्सव हो सकते थे, और जो हमारे मिलन स्थली है, जहां पे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मिलते जुलते हैं, वो सारे हमसे छीनते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन आज का हमारा विषय इस ये तो है ही, अन्य समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्या क्या हम लोग को परेशानी आ रही है जानना हमको बहुत जरूरी है। आमतौर पर बुद्धिज्म पे जब भी हम बात करते हैं तो बुद्धिज्म के दर्शन पे बात करते हैं, चाहे वो जिस भी रूप में करे। महायान के रूप में बात करते हैं कुछ लोग थेरवाद के रूप में बात करते हैं, कुछ लोग हम जैसे नवज्ञान के रूप में बात करते हैं। लेकिन दर्शन के स्तर पर अधिकांश बातें होती है। कभी कभी बात इतिहास पर होती है कि भाई बुद्ध इस काल में पैदा हुए थे, सम्राट अशोक ने ये किया, ऐसा 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 कालांतर में होता गया। इतिहास पर भी हमारा चर्चा हुआ करती। लेकिन अमूमन जब भी हम किसी विहार में या कहीं पे भी मिलते हैं या ऑनलाइन मिलते हैं, वर्तमान परिस्थिति हमारी क्या है, क्या हमारी समस्या है, इन पर बहुत कम ही चर्चा होती है। ये हमारे चिंतन के क्षेत्र के बाहर का ही विषय होता है। वैसे तो हम अपनी परेशानी खूब चिंता करते हैं, राजनीतिक परिस्थितियों पे भी चिंतन मनन करते हैं,
लेकिन एज अ बुद्धिस्ट, एक बौद्ध समुदाय के नाते, बौद्ध व्यक्ति के नाते, हम लोगों को किन किन समस्याओं को दिन ब दिन रोजमर्रा में जूझना पड़ता है, हमारे सामने क्या चुनौती है, आमतौर पर इस पर एक मंच पर जो चर्चा होनी चाहिए वैसी बहुत कम हुई है। तो आज का विषय हमारा इसी पर है। अब चूंकि आज भी ये कोई उद्बोधन न होते हुए चर्चा ही रख रहा हूं मैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी मैं जो भी बात रख रहा हूं, इसमें आप अपने विचार जोड़ना चाहे, कोई नई सूचना देना चाहे, बिल्कुल हैंड रेज करके, या तो बीच में भी कर सकते हैं या तो टॉक खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन चर्चा होना बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने इस विषय पे कोई शोध नहीं किया है, कोई रिसर्च नहीं किया है। बस मन में जितने विचार आ रहे थे उतने विचार मैं अपने तरफ से रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें अपने विचार रखते जाएं, ताकि हमारे पास एक अच्छा खासा पूरा विस्तार से पूरा मटेरियल तैयार हो कि वास्तव में है क्या परेशानी। तो एक परेशानी तो हम लोगों को जो सबसे बड़ी होती है, जितने भी हम अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं, जो 1956 के प्रभाव से बुद्धिस्ट बने हुए लोग हैं, हमारे साथ एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस, हमारी पहचान की समस्या। ये इतनी बड़ी समस्या है। अरे भाई, पहचान की समस्या क्या होती है? दुनिया में कोई व्यक्ति अगर मुसलमान है तो मुसलमान है, इसमें उसको कोई आपत्ति नहीं, और दुनिया को भी पहचानने में कोई आपत्ति नहीं। वो दाढ़ी रखे अथवा ना रखे, बुर्का पहने महिला अथवा ना पहने, ये उसकी मर्जी है। लेकिन मुस्लिम पहचान उस व्यक्ति की, उस स्त्री या पुरुष की बड़ी आसानी से हो जाती है। वो खुद भी दावा करता है कि मैं मुस्लिम हूं, और दुनिया भी उसको मान लेती है। अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में, हमारे शहर में कोई मुस्लिम हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पहचान बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये मुस्लिम है। यही बात, यही सुविधा क्रिश्चियंस को मिली हुई है। दुनिया के किसी भी कोने के क्रिश्चियन को देख लीजिए, क्रिश्चियन क्रिश्चियन होता है। उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका इंग्लिश नाम रखा है, एडवर्ड रखा है, कि अरुण वरुण तरुण रख दिया, कोई मतलब नहीं। क्रिश्चियन, उसकी पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है। पूरा मोहल्ला, पूरी गली, पूरा शहर, शहर मतलब आस पड़ोस के लोग, उसके दोस्त, उसको उस धर्म के अनुयायी के रूप में ही जानते हैं। और इसमें उसको बढ़िया, बड़ी सहूलियत होती है कि हाँ, मैं ईसाई हूं, कोई उसको आपत्ति नहीं। अब सिख को देख लीजिए, सिख चाहे पगड़ी बांधे अथवा ना बांधे, बिना पगड़ी के भी सिख होते हैं, जिनको मोना सिख कहा जाता है। कोई परेशानी नहीं, हर कोई जानता है कि भाई ये व्यक्ति, ये परिवार सिख है, गुरुद्वारे जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसे। सारी परेशानी हिंदुओं को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारत की तो 80% आबादी हिंदू धर्म को मानती है। तो भारत में तो हर कोई हिंदू होता है, जो क्रिश्चियन नहीं हो, सिख नहीं हो, मुस्लिम नहीं। समस्याएं हम बौद्धों को आती है, बहुत विकराल समस्या आती है। हम जब अपने मोहल्ले में, अगर आप एक ऐसे मोहल्ले में रह रहे हो जहां पे आपके अड़ोसी पड़ोसी और पूरी कॉलोनी गैर बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, तो वो आपको एक बौद्ध के रूप में जानती ही नहीं है, मानती ही नहीं है। भले ही हम एक भी हिंदू त्योहार में शरीक ना हो, एक भी हिंदू त्योहार अपने घर में ना मनाए, किसी भी रूप में उस गतिविधि में शामिल नहीं हो, उसके बावजूद भी हमारा मोहल्ला, हमारा ऑफिस, हमारा आसपास जहां भी रह रहे हो, हमको एक बुद्धिस्ट के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब ये हमारे लिए चिंतन का विषय भी आज के लिए है। इस पर अपने विचार रखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल स्पष्ट होती है। हम उन बौद्धों की बात नहीं कर रहे, कथित बौद्धों की, जो एक तरफ बुद्ध की पूजा भी कर रहे हैं और साथ में तमाम देवी देवता भी रख रहे हैं, तमाम व्रत उपवास भी रख रहे हैं। तो ऐसे में तो इंसान को, अपने पड़ोसियों को, मोहल्ले को कंफ्यूज होना स्वाभाविक ही है कि भाई ये तो ठीक है, बिल्कुल हिंदू ही होगा जब सब कुछ हिंदू धर्म के हिसाब से कर रहा है। ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। जो स्पष्टवादी होते हैं, उनकी क्या समस्या होती है? हालांकि ये समस्या ऐसे लोगों की वजह से ही होती है जो दोनों दोनों नाव पे एक सवार सवारी करते हैं। तो वो खुद तो डूबते ही हैं, वो हम जैसे लोगों को भी डुबाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, कि हमारी पहचान इन्हीं लोगों की वजह से छीनी है। एक तो ये कारण है। दूसरा एक कारण, बड़ी दिक्कत होती है। हम
अगर सरकारी रिकॉर्ड में अपना जब रिलीजन कॉलम में अपना धर्म बुद्धिज्म लिखाना चाहते हैं, तो हमारे जो ऑफिशियल्स होते हैं, एक क्लैरिकल स्टाफ भी होता है, वो हमको सीधे उठा के हिंदू लिख देता है। अब उनसे कहो कि भाई हम तो बुद्धिस्ट हैं, तो वो सुनने को तैयार नहीं। बोला बुद्धिस्ट हिंदू सब एक ही होते हैं, कोई परेशानी नहीं, रिकॉर्ड में तो हिंदू। बड़ी दिक्कत होती है अधिकांश जगह ये परेशान, रिकॉर्ड में दावा करने के बावजूद भी सरकारी रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट कॉलम में, रिलीजन कॉलम में बुद्धिस्ट दर्ज नहीं किया जाता है। ये एक समस्या है, वाकई बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। इस वजह से हमारी जो पहचान है वो बड़ी छुपती है। ऑफिस में आपको सब लोग मानेंगे कि ठीक है आप हिंदू नहीं है, आप बौद्ध हैं, क्योंकि आप ये चीजें नहीं करते और ये चीजें करते हैं। आपके दोस्त, आपके सहकर्मी आपको मान लेंगे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं मानेगा। ये भी एक समस्या है। कभी कभी तो सहकर्मी ही नहीं मानते, वो भी एक समस्या है। लेकिन अगर वो मान भी जाएगी, अगर आप बिल्कुल स्पष्ट हो, तो उनको मानना ही पड़ेगा, लेकिन रिकॉर्ड नहीं मानेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब तीसरी समस्या और एक हमारे साथ है कि हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जो भी युवा तबका है, वो भी एक बड़ा कंफ्यूजन में जीता है कि जब वो अपने किसी अधिकार के लिए अपनी आइडेंटिटी क्लेम करे, तो वहां पे वो बुद्धिस्ट होके अपने आइडेंटिटी अधिकार क्लेम करेगा या शेड्यूल कास्ट होके। ये उसके मन में द्वंद्व होता है, और द्वंद्व होना स्वाभाविक है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कुछ विशेष सुविधाएं सरकार देती है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, फेलोशिप हो, रिजर्वेशन हो, तरह तरह से। लेकिन साथ ही ये भी बात उतनी तय है कि माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक धर्मों के लिए भी सरकार कुछ विशेष सुविधाएं देती है। उन्हें भी फेलोशिप मिलती है, उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ रियायत मिलती है। लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने एक बुद्धिस्ट होने के नाते वो रियायत, वो या वो सुविधा क्लेम की हो। उदाहरण के लिए, एमफिल पीएचडी के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद फेलोशिप है। ये फेलोशिप किसके लिए? अगर जो भी एमफिल या पीएचडी कर रहा हो और वो स्टूडेंट अगर किसी माइनॉरिटी रिलीजन का हो, माइनॉरिटी मतलब कौन हो सकता है, या तो वो क्रिश्चियन हो, या तो वो मुस्लिम हो, या तो वो सिख हो, या तो वो बौद्ध हो, या जैन हो, या अन्य कोई जो मान्यता प्राप्त माइनॉरिटी रिलीजन है देश के, उस धर्म का अनुयायी हो, तो उसको फेलोशिप मिलेगी। और फेलोशिप की अमाउंट बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, 25,000 से अधिक था, अभी तो पता नहीं मुझे और ज्यादा प्रति माह। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स उसको क्लेम नहीं कर पाते हैं। इस क्लेम को करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसलिए नहीं कर पाते। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हमारी सरकार हमको कोई फेलोशिप की सुविधा धर्म के आधार पर दे रही है, तो हम वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी नहीं मिला ऐसा। अगर आपको कोई मिला हो तो जरूर उसका जिक्र कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छी तरह जान सके कि कैसे या बाकी लोगों को भी ये सुविधा उपलब्ध हो सके। अब इसी से जुड़ी एक और समस्या है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे क्यों बात की कि मैं हमको जो सरकारी सुविधा मिल रही है उसको हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। बाबा साहब ने एक बार ये बात कही थी कि भारत का जो अल्पसंख्यक तबका है, वो तब तक उसकी पहचान नहीं बनेगी जब तक कि वो अपने अधिकार और अपनी सुविधाएं क्लेम नहीं करता, दावा नहीं करता। ये अंग्रेजी काल की बात है, बाबा साहब के शब्द। अगर आप दावा करोगे तभी आपकी पहचान बनेगी। और इस मामले में उन्होंने कहा था कि भारत के क्रिश्चियंस, ईसाई बड़े पिछड़े हैं। उन्होंने कभी भी, जबकि अंग्रेज सरकार थी, कहने के लिए वो क्रिश्चियन धर्म को मानते थे, लेकिन भारतीय अंग्रेजों ने कोई भी विशेष सुविधा धर्म के नाम पे अंग्रेजों से नहीं ली थी। ये बाबा साहब रिकॉर्ड पेश करके हमारे को कह रहे थे। ये वॉल्यूम 2 में आया है शायद ये वाली बात, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन मैं पूरा विस्तार से इसको पढ़ा था। तो ये एक समस्या, क्योंकि अगर हम धर्म के आधार पर जब क्लेम नहीं करते, दावा नहीं करते, बाबा साहब ने बड़ी सही बात कही थी, तो हमारी पहचान उस रूप में नहीं बन पाती कि हम एक विशेष तबका है या हमारी कुछ पहचान है। हम लोग सामान्य लोग की तरह ही समझे जाएंगे।
तो विशेषाधिकार क्लेम करना भी बेहद जरूरी होता है हमारी पहचान को उजागर करने की हर तरह से। ये हम लोग इसमें काफी कमजोर रहे। अब एक कारण रहा है क्यों हम लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए कंफ्यूज। जैसा मैंने कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज प्रेजेंट अपने आप में कुछ नहीं होता, वर्तमान कुछ नहीं होता है। वर्तमान जड़े भूतकाल में होती है, उससे वर्तमान बनता है और वर्तमान से भविष्य बनेगा। तो ये जो समस्या हमारी आइडेंटिटी की आई सरकारी रिकॉर्ड में और हमारी पहचान की, इसका थोड़ा सा इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अगर इतिहास नहीं जानेंगे तो हम वर्तमान में समस्या क्यों हुई है ये नहीं जानेंगे। 1956 में जब बाबा साहब ने हमको धम्म दीक्षा दी थी, उसके बाद बाबा साहब से सवाल पूछा गया था कि बाबा साहब आपने अपने लोगों को बुद्धिस्ट तो बना दिया, अब इनके रिजर्वेशन का क्या होगा, क्योंकि रिजर्वेशन तो इनको धर्म के आधार पर मिला हुआ है। क्योंकि ये हिंदू थे और हिंदू धर्म में अस्पृश्यता नाम की एक समस्या थी, छुआछूत। तो जो लोगों को अछूत समझा जाता था उनको आपने शेड्यूल कास्ट में शामिल किया, उन जातियों को, और उन जातियों को आपने रिजर्वेशन दिला दिया। लेकिन अब आप लोग बौद्ध बन गए तो आपका रिजर्वेशन खत्म। तो बाबा साहब ने उस वक्त ये कहा था, चिंता की बात नहीं, मैं उनके लिए लड़ूंगा और बुद्धिस्ट को भी वही आरक्षण की सुविधा दिलवाऊंगा जो कि हिंदू शेड्यूल कास्ट को मिलती है। ये बाबा साहब ने दावा किया था और बाबा साहब 100% करते। लेकिन हम सभी जानते हैं अक्टूबर की बात थी, 6 दिसंबर को बाबा साहब दुनिया छोड़ के चले गए, तो ये काम कोई कर नहीं। अब इसमें दिक्कत क्या हुई ये हमको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि हमारे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि परेशानी क्या होती और जिसकी सजा और परेशानी दिक्कतें आज तक हमको झेलनी पड़ रही है, कारण क्या था। दरअसल अगर एक बड़ी संख्या में दलितों की आबादी ने या अछूत कहलाने वाले लोगों ने अगर धर्मांतरण किया था तो कायदे से इनका कोई भी अधिकार छीनना नहीं चाहिए था, चाहे वो रिजर्वेशन का अधिकार हो, शेड्यूल कास्ट कहलाने का अधिकार हो। कारण कारण बिल्कुल साफ है कि भाई आपको किसी ने अनटचेबल कहा है, धर्म के आधार पर कहा, जिसके आधार पर कहा कहा। अब वो अनटचेबल्स अगर कोई और धर्म को अपना रहे हैं तो समा पूरे देश की नजर में तो वो आज भी अछूत ही रहेंगे ना। वो अपने आप को बौद्ध क्लेम कर लेंगे लेकिन दुनिया तो उनको अछूत ही समझेगी, उसका पड़ोसी, उसका मोहल्ले वाला, पूरी दुनियादारी। तो वो अछूतपन के दंश से तो वो मुक्त नहीं हो रहा है। तो धर्मांतरण के बाद उसको शेड्यूल कास्ट का अधिकार कायम रहना चाहिए था। इसमें थोड़ा भी लॉजिकल बात है, तथ्यात्मक बात है। लेकिन जानबूझ के जिन जिन लोगों ने उस वक्त धर्मांतरण किया था, चुन चुन के उन लोगों को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से हटा दिया। ये बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा हमारे साथ अत्याचार हुआ था। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, नागपुर से जो एमएलए थे या एमपी थे मुझे याद नहीं आ रहा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर गए थे। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे लेकिन उसके पहले वो 14 अक्टूबर को 1956 में बाबा साहब के साथ धर्मांतरण कर चुके थे। धर्मांतरण कर लिया था उन्होंने तो बुद्धिस्ट बन गए थे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़के सुरक्षित क्षेत्र, जिसको सीट कहते हैं हिंदी में, एससी और एसटीज के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी होता है, हम सभी जानते हैं। तो नागपुर की जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़के गए थे और शायद एक मुंबई वाले, इन दोनों को जीतने के बाद, सदस्यता लेने के बाद इनके खिलाफ केस चला कि भाई ये हिंदू नहीं है, ये तो बौद्ध हो चुके हैं, और बौद्ध हो गए हैं तो ये शेड्यूल कास्ट नहीं रह सकते हैं। तो इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ये कितनी बुरी बात थी और कितना भीषण, सोच लीजिए, हमला था कि एक चुने हुए सांसद, जो कि कोई धोखाधड़ी करके नहीं गया, कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया था, बस उसको ये बोल के हटाया गया कि आप हिंदू नहीं हो, आप बौद्ध हो, और बौद्धों को हम, बौद्ध होने की वजह से आप शेड्यूल कास्ट नहीं हो तो इसलिए आपको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो हमारे जो एमपीज थे, एमएलए थे, उनकी सदस्यता जीतने के बाद छीन ली।
अब जैसी उनकी सदस्यता छीनी, ये कितना बड़ा न्यूज रहा होगा आप समझ सकते हो। एक एमपी की या एक एमएलए की, विधायक या सांसद की सदस्यता अगर कोर्ट के आदेश से छीन ली जाए, और वो इस ग्राउंड पर कि उसने धर्मांतरण कर लिया है इसलिए वो शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो आम जनता का क्या। ऐसी घबराहट, ऐसी बौखलाहट लोगों में हुई कि जो लोगों ने बाबा साहब के साथ धम्म दीक्षा ली थी, हर कोई अपने घर में जाके, मोहल्ले में जाके क्लेम करने लगा कि नहीं, मैं बुद्धिस्ट नहीं, मैं हिंदू हूं। क्योंकि उसको अधिकार चाहिए थे रिजर्वेशन की, जो कि बहुत जरूरत थी उसकी, कोई गलत नहीं था। अब वो अधिकार क्लेम करने के लिए आपकी जो धार्मिक पहचान थी वो पीछे चली गई। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि टेक्निकली ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को डराना था, सत्ताधारी तबके को, कि भाई आपको इतना डरा दो कि आप बुद्धिज्म छोड़ दो, और इसमें वो सफल हो। क्योंकि हमारे पास उस वक्त कोई पॉलिटिकल पावर नहीं था, कोई हमारे पास बाबा साहब की तरह लीडर नहीं था जो इस मामले को संसद में इतनी अच्छी तरह रख पाता। रखा होगा लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं रखा होगा, आरपीआई उस वक्त मजबूत थी, और वही एकमात्र पार्टी थी हमारी, और कोई पार्टी उस वक्त थी नहीं, रखा होगा। लेकिन बहुमत नहीं था। तो वो थे नक्कार खाने में तूती। इतने शोर में अगर कोई व्यक्ति बोल रहा हो, कितनी भी जायज बात क्यों ना बोल रहा हो, उसको किसी ने नहीं सुना। और ये कारण सबसे बड़ा रहा था कि धर्मांतरण पर जो ब्रेक लगा, जबकि होना यह था कि धर्मांतरण जैसी हुआ था 1956 को 14 अक्टूबर को, उसको और बढ़ना चाहिए था। वहीं पे उसका ब्रेक लग गया। एक तो बाबा साहब नहीं रहे, वो बहुत बड़ा सदमा रहा, वरना वो तो उसको पूरा राष्ट्रीय धर्म बना देते हैं, इस पर थोड़ा भी शक नहीं है। अलग अलग राज्यों में जाकर उनका प्लान था कि जिस तरह से नागपुर में किया है, ऐसा हर एक राज्य की राजधानी में या किसी खास शहर में, से उत्तर प्रदेश के आगरा हो गया, यहाँ किया भी था, और भी जगह जगह जाके उनका प्लान था कि पूरे भारत को की अच्छी खासी बुद्धिस्ट आबादी बना देते। लेकिन वो नहीं हो पाया। एक तो ये कारण, दूसरा कि हमारा शेड्यूल कास्ट का टैग रिजर्वेशन छीन लिया गया, वो एक बड़ा दिक्कत रहा। और इसके चलते ऐसा ब्रेक लगा, ब्रेक ही नहीं लगा, हमारा मूवमेंट पीछे चला गया। तो यहां से हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस का जन्म, वो जो हम कह रहे हैं ना कि आज हमारी पहचान नहीं होती है, तो पहचान को यहीं से छीनने की कोशिश की गई थी। ये एक ऐसा हमारे ऊपर अटैक था, और लोगों की नौकरियां भी, सिर्फ विधायक और एमपी तो बर्खास्त किए ही किए गए, जो सरकारी नौकरी में लग चुके थे उनकी नौकरियां भी छीन ली गई थी, इसके आधार पर कि अब आप बुद्धिस्ट बन गए हो तो आपने रिजर्वेशन लिया, कैसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसका डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन सूचना है, और ऑथेंटिक सूचना, हवाबाजी होती है। जो विधायकी की बात कर रहा हूँ वो भी ऑथेंटिक है। मैं अगर आप चाहेंगे मैं खोज के उनका नाम भी बता सकता हूँ, क्या नाम था फिलहाल मुझे याद। अब इस कारण हमारे लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी हो गई, आज तक कायम है, कि हम लोग द्वंद्व में जी रहे हैं कि हम अपनी कौन सी आइडेंटिटी क्लेम करें। ये तो भला हो 1989 में जब वीपी सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने संविधान में संशोधन करके बिल्कुल साफ किया था, स्पष्ट किया था कि अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति बुद्धिज्म को अपनाता है, अपना चुका है या अपनाएगा, तो उसके शेड्यूल कास्ट के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको वही सुविधा मिलेगी जो पहले मिलती। ये संविधान संशोधन जो 1990 में हुआ, इसकी वजह से आज हम लोगों की नौकरी, हमारे सांसदी विधायकी नहीं जा रही है, कायम है। नहीं तो ये हम लोग कभी भी क्लेम नहीं कर पाते ओपनली। हमको घर में कुछ और बताना पड़ता, रिकॉर्ड में कुछ और बताना पड़ता, और जहां हम दोगले हो जाते हैं कि घर में कुछ और बाहर कुछ और, तो हमारे कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ता है, और हमारी पहचान पे भी असर पड़ता है, हर चीज पर असर। तो हमको ये ध्यान रख लेना चाहिए अब की बात, की जैसा हमारे पूर्वज हमको डराया करते थे कि भाई कभी बताना नहीं बुद्धिस्ट, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, अब ये डर की बात नहीं, इस डर को बिल्कुल निकाल। कई पुराने लोग अभी भी हमको मिलते हैं और बोलते हैं अरे बताना नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई ये सब चीजें पुरानी हो गई है। उस वक्त इसकी वजह से लोगों की नौकरियां गई है, ये फैक्ट है, विधायकी गई है, सांसद गई है, ये फैक्ट है। लेकिन अब नहीं जा सकती, ये भी फैक्ट है कि 1990 में संविधान में संशोधन हो चुका है।
तो इस वजह से हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आप चाहे खुलेआम धर्मांतरण कराओ या व्यक्तिगत रूप पे कोई करे और उसके बाद वो अपना रिकॉर्ड भी बदल दे, तो उसके अधिकारों पर कोई आंच नहीं आती। अब एक और परेशानी हम लोग जो देख रहे हैं, एक परेशानी हम लोगों ने ये देखी है, बहुत बड़ी परेशानी, कि हर एक धार्मिक अल्पसंख्यक भारत का या विश्व का जो भी होता है, उसके अपने कुछ संस्थान होते हैं, उसके अपने स्कूल्स होते हैं। स्कूल्स के लिए विशेष सुविधा दी जाती है क्योंकि वो माइनॉरिटी का है, मेजोरिटी का नहीं है, तो माइनॉरिटी को बहुत सारी समस्या होगी क्योंकि उसकी संख्या कम है। तो भारत में भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को कुछ विशेष सुविधा सरकार के द्वारा दी जाती है। एक्स्ट्रा फंड मिलता है इनको, अन्य सुविधाएं मिलती है, काफी सरल होता है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज कर पाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का स्टेटस जब उसको मिल जाता है, तो उसको सरकार की तरफ से बहुत सारी ग्रांट्स मिलती है। तो क्रिश्चियंस ने इसका फायदा उठाया है आजादी के बाद। भले एक जमाने में उन्होंने विशेष अपना अधिकार नहीं दिखाया था, लेकिन आजादी के बाद तो बहुत बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूट्स ने सरकारी फंडिंग का फायदा ले रहे हैं। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, मुस्लिम कॉलेजेस जो हैं, आपको नागपुर, भोपाल, दिल्ली कहाँ नहीं, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के टैग के साथ चल रहे हैं, उसको पूरा का पूरा सरकार से ग्रांट मिल रही है। सिखों को देख लीजिए, सिखों के स्कूल्स और कॉलेजेस दिल्ली में भी है, अन्य शहरों में भी है। मैंने तो लगभग बहुत सारे छोटे बड़े शहरों में देखा है। पूरा वो माइनॉरिटी टैग के साथ, माइनॉरिटी स्टेटस के साथ चल रहा है। अब जब माइनॉरिटी के लिए सरकार हमको ग्रांट देती है, फंड देती है, तो उसकी एक शर्त होती है, और शर्त बिल्कुल जायज। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, तो इसमें एटलीस्ट कम से कम 50% जो स्टूडेंट है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के होना चाहिए। अगर आप 50% भी अपनी कम्युनिटी के स्टूडेंट को नहीं ले रहे हो, तो क्या है का आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट? फिर तो आपका मेजोरिटी इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो ये इसलिए नियम बना हुआ है। समस्या ये है कि हम आप बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट्स में अगर जाते हैं, देखते हैं, तो हमको माइनॉरिटी स्टेटस वाला कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिखाई नहीं देता है। दीक्षा भूमि के परिसर में जो एक कॉलेज बना हुआ है बाबा साहब के नाम पे, माइनॉरिटी स्टेटस उसका नहीं, उसको कोई ग्रांट उससे नहीं ले रहा है। वर्धा में, जहां पे बाबा साहब ने नागपुर के बाद दूसरा धर्मांतरण कराया, वहां पे भी एक कॉलेज है, उसका पास भी माइनॉरिटी स्टेटस नहीं। भारत में कहीं पे भी हमारा जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट तबका है, जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर चला भी रहा है, शायद ही कोई हो तो बड़ी अच्छी बात है, आपके पास कोई जानकारी हो तो दीजिएगा। माइनॉरिटी ये टैग का फायदा नहीं उठा रहा है, माइनॉरिटी स्टेटस लेके नहीं काम कर रहा। अब सवाल उठना चाहिए कि क्यों नहीं कर रहा? जब सरकार आपको दे रही है अधिकार, तो आप ले क्यों नहीं रहे? और वो भी इतने बड़े बड़े कॉलेजेस चला रहे हो, नागपुर का नंबर 1 कॉलेज कहते हैं दीक्षा भूमि में चल रहा है, तो आपत्ति क्या है आपको माइनॉरिटी स्टेटस ले? इसके पीछे बहुत बड़ी मक्कारी है। मक्कारी ये किन लोगों की? जो कॉलेज चला रहे हैं। जिस क्षण इन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस ले लिया, तो अपने कॉलेज में इनको 50% स्टूडेंट बुद्धिस्ट कम्युनिटी से रखना पड़े। अब 50% ये लोग अगर बुद्धिस्ट कम्युनिटी से रख लेंगे, तो पैसे का क्या होगा? जो महंगे महंगे फीस देके दूसरी कम्युनिटी के बच्चे आपके कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और जिससे आप पैसा कमा रहे हो, वो रुक जाएगा। क्योंकि 50% में हो नहीं सकता हर किसी के पास पैसा हो। लेकिन आपको वो 50% सीट अगर फुलफिल करना ही है, वो अपना टैग बचाने के लिए, तो आपको रियायत देना पड़ेगा। कुछ बच्चों को गरीब होते कि आपका फ्री एडमिशन करा देते हैं, कुछ को हम 50% डिस्काउंट दे देते, कुछ को 80% दे देते, कुछ को 100% डिस्काउंट देंगे, लेकिन आइए और आप पढ़िए यहाँ पे। क्योंकि माइनॉरिटी स्टूडेंट है, उसका फर्ज है माइनॉरिटी को पढ़ाना, एहसान नहीं करेगा, उसको सरकार इसके लिए ग्रांट दे रही है। लेकिन यहाँ पे सरकारी ग्रांट मिलेगी, उससे कई गुना ज्यादा तो इनको गैर सरकारी ग्रांट मिल रही है बच्चों से, एडमिशन से। तो इसलिए हमारे कई कॉलेजेस जो हैं, वो माइनॉरिटी स्टेटस नहीं ले रहे। ये बड़ी दुखद बात है। और इससे भी ज्यादा दुखद बात ये है कि ऐसे कुछ जगह हमारी, जहां पे
फर्जी बुद्धिस्ट टैग के साथ लोग सरकारी ग्रांट ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट बिहार में चल रहे हैं। वहां के कुछ लोकल लोग, उनको पता है कि माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया से ये फायदे मिल रहे हैं, ग्रांट मिल रहे हैं, तो वो एक फर्जी अपनी बुद्धिस्ट वो बना लेते हैं पहचान, जो कि बिल्कुल सरल है। कोई भी व्यक्ति इस देश में अपने आप को बुद्धिस्ट क्लेम कर सकता है, कर लेते हैं क्लेम, और उसके बाद एप्लीकेशन डाल देते हैं और अपने कॉलेजेस और स्कूल खोल रहे हैं। बोध गया में भी चल रहे हैं, बिहार के नालंदा में चल रहे हैं, ऐसे कई जगह चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। और ये कौन लोग कर रहे हैं? ये गैर बुद्धिस्ट लोग कर रहे हैं, लेकिन फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। और हमारे जो अपने लोग हैं, वो उसको, उनको सरकार फायदा दे रही है, लेकिन वो लेना नहीं चाह रहे। दूसरे लोग जो हैं वो फर्जी आइडेंटिटी के साथ ले रहे हैं। अब सवाल आप करेंगे कि भाई ठीक है, वो भले ही फर्जी है, तो लेकिन 50% स्टूडेंट तो उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी का रखना ही पड़ रहा होगा, तो इससे तो कम्युनिटी को हमारे फायदा ही। तो ऐसा कतई नहीं हो रहा है। वहां पे 100% फर्जीवाड़ा है। वो 50% स्टूडेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी के लेते ही नहीं, 100% जो है वो मेजोरिटेरियन कम्युनिटी के स्टूडेंट्स होते हैं। और सरकार को, आपको पता ही है, इधर उधर पैसा वैसा खिला के काम चला लेते हैं। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हमारे देश में हो रहा है। ये हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि ये समस्या को हमको जागरूक होना चाहिए। अब हमारे, हो सकता है नागलोक में जो कॉलेज हो उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिला हो, मुझे नहीं पता। अगर आपको जानकारी होगी तो जरूर बताइएगा। और भारत का एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन टीबीएमएस, ये जहां पे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होने के नाते उसने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके, खास करके महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह हॉस्टल्स और इस तरह के इंस्टीट्यूट चला रहा है, जो कि एक बहुत तारीफ की बात है। लेकिन अन्य संगठन हम देख लेते हैं, अन्य बुद्धिस्ट संगठन, वहां तो ऐसी अप्रोच नहीं के बराबर हुई है। हमारे लोग एक काम में जरूर अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठाते हैं, बुद्ध विहार निर्माण के लिए। तो एक मोहल्ला होता है, उसमें चार चार पांच पांच विहार होते हैं। नागपुर में हमने देखा ही है और अन्य शहरों में देखा। छोटी सी बस्ती होगी, उसमें चार चार पांच पांच विहार। क्या कर रहे होगे इतने सारे विहार बना के? लेकिन बना रहे हैं। और कोई ग्रांट ले रहा है सरकार से, इधर उधर से पैसा ला रहा है, पर इससे हमारा समाज टूट रहा है, बिखर रहा है। जहां पे एक होना चाहिए वहां पे हम चार पांच बना रहे हैं, और जाना किसी को नहीं, खाली पड़े रहते हैं, बंजर भूमि बर्बाद हो रही है। ये बड़ी गलत बात है। क्रिश्चियंस को देखिए, मुस्लिम्स को देखिए, वैसे गली मोहल्ले में अपने मस्जिद और चर्च बनाते नहीं फिरते। शहर में एक होगा या दो होंगे, लेकिन इतने बड़े होंगे कि वहां पे पूरे लोग इकट्ठे होंगे, तो उसमें अपनेपन की भावना आती है। अगर हम गली मोहल्ले में 50-50 बना दोगे, कहाँ हम मिलेंगे, कहाँ हम जुड़ेंगे, कहाँ हम अनुशासन, कुछ भी अपनापन हमें नहीं आएगा। तो ये बड़ा घातक होता है। हिंदू मंदिर अगर गली में 50 बन जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनकी जो नेटवर्किंग होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। किसी भी मंदिर में जाओ, एक ही चीज सीखने में। लेकिन अगर बुद्ध विहार हमारे अलग अलग हो गए तो हम कुछ भी नहीं सीखने वाले। बहुत बड़ा फर्क है। तो हिंदुइज्म की अंधी नकल करना बड़ी बड़ी गलत बात है। माइनॉरिटी को अपनी कुछ विशेष पहचान बनाना है, तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अलावा अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट की भी कुछ पहचान होनी चाहिए, कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए। वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी मोटे तौर पर जो हम समस्याएं देख रहे हैं, ये है। मैं चूंकि इसको चर्चा के रूप में करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आपके विचार आमंत्रित करना चाहूंगा कि इस विषय पे आपको क्या लगता है। आप क्या महसूस करते हैं? आपने क्या देखा है? अगर आप भी अपनी बातें रखेंगे तो हम लोग उस पर चर्चा करते हुए और आगे बढ़ सकते हैं। समय अपने पास काफी। तो यहाँ पे अपनी बातों को रोकते हुए बस एक ही बात याद दिलाऊंगा कि ये सारी समस्याओं के साथ साथ एक जो बड़ी चुनौती हमारे सामने दीक्षा भूमि के अतिक्रमण की आ गई है, संसद भवन की आ गई है, महू में तो हमेशा ही रही है। तो ये समस्या भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और एक बड़ा विचित्र सा बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फेसबुक ने दीक्षा भूमि से रिलेटेड पोस्ट को पूरी तरह से ब्लॉक करने की घोषणा कर दी है। मेरे आर्टिकल को, जो हिंदी में था, गांव के लोग नाम की एक वेबसाइट में छपा हुआ था, ब्लॉक कर दिया गया। बोला कि ये हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि इसको हम हटा रहे हैं। अगर आपने दोबारा किया तो आपको और भी ज्यादा कुछ हम जो भी करेंगे करेंगे। भाई धमकी दी है उन्होंने।
बहुत बड़े लोग हैं, दे सकते हैं धमकी हम जैसे छोटे मोटे लोग। इंग्लिश में राउंड टेबल में जो आर्टिकल छपा था उसको फेसबुक ने पोस्ट करने से इनकार कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी इस तरह से हमारे ऊपर हो रहा है। और एक और जो बात थी, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कि हमारी कम्युनिटी के जितने बुद्धिस्ट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जितने इन्फ्लुएंसर और छोटे मोटे लीडर हैं, ये दीक्षा भूमि के मामले में और संसद भवन के मामले में तब चुप्पी साधे बैठे। तो हम लोगों ने पिछली बार ये हमारे ग्रुप में भी बात की थी कि भाई ऐसे लोगों को, हम लोगों को उनकी लिस्ट बनाना चाहिए और उनको फेसबुक पे और ओपन मीडिया पे लिखना चाहिए कि भैया आप क्या कर रहे हो, या तो आप बिक चुके हो या तो आप महामूर्ख हो। तो ऐसा एक पोस्ट डाला तो किसी अनजान नहीं, एक जान पहचान का ही व्यक्ति था, उसने कमेंट दिया कि आप कौन होते हो किसी को बेनकाब करने वाली बात करने के लिए। दीक्षा भूमि पे अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो मैं उसका समर्थक हूँ, ऐसा भी किसी व्यक्ति ने कहा। तो हमारे यहाँ पे कुल मिला के इस तरह की सेटिंग हो चुकी, पूरी तरह सेटिंग है कि किसी को कहा गया है कि आप बिल्कुल नहीं बोलना, और किसी को समर्थन करने के लिए लगा दिया गया है। तो हमारी कम्युनिटी को बड़ी अच्छी तरह डिवाइड किया जा रहा है, बांटा जा रहा है कि किस विषय पे बोलना है, किस विषय पे नहीं बोलना। ये तमाम इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, अभी किसी और चीज को आने दो, धड़ल्ले से अपनी फोटो लगाएंगे और लाख लाख 1.5 लाख लाइक ले जाएंगे। लेकिन जब हमारे सामने मुसीबत आ रही है, ये सारे चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि या तो बिक चुके हैं या तो इनको डरा दिया। दो, हम नहीं कहते 100% बिके, तो डरे होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब चुनौती हमारे सामने आएगी और जो दिन रात सोशल मीडिया पे हमेशा हीरो हीरोइन बनते दिखते हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं, तो ये भी हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। तो इस विषय पे भी क्या किया जाए, दीक्षा भूमि पे भी हमारा आगे क्या स्टैंड होना चाहिए, संसद भवन पे क्या होना चाहिए, और ये जो सारी समस्याएं हम लोगों ने चर्चा की, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार रखिए। आपका स्वागत है, मंच खुला हुआ है। सर वो फेसबुक का सेम मैसेज मुझे भी आया था। आ, आपका ही जो पोस्ट था मैंने वो शेयर किया था फेसबुक पे। जी। तो उसका डिस्क्रिप्शन लिख के आया था कि हमने ये वीडियो डिलीट कर दिया है क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो यानी अच्छा नहीं है, नहीं क्या, वो जो भी शब्द है जी। उन्होंने वो भी आया। तो ये वाकई एक और बड़ा गंभीर विषय है, और मैंने अपने हाँ, मॉडरेटर को ये भेजा, हाँ, फोटो खींच के स्क्रीनशॉट करके। तो उन्होंने बताया कि भाई जब दिन से आपका ये बैन हुआ है, उसके बाद हमारी वेबसाइट्स पे और भी आर्टिकल्स जो हैं, जो अलग अलग विषय पे, अपने विषय पे नहीं, वो भी फेसबुक बैन करते जा रहा है। तो सोचिए कि हमसे कितना डरते हैं ये फेसबुक वाले। कितने डरपोक हैं ये मैं लोग, छोटे मोटे सर लोगों से उनको डरते दिशा निर्देश उनको दिए गए होंगे, वो हैं। खुद जी। के उन्होंने एक्शन, फेसबुक खुद के एक्शन क्यों लेगा, बिल्कुल। उनको दिशा निर्देश दिए गए होंगे ना। जी जी जी।